हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज से हम स्टार्ट करने को जा रहे हैं आपके सीटेट पेपर सेकंड के लिए साइंस पेडागोजी की क्लासेस। ठीक है, तो इसमें आपको पूरी की पूरी पेडागोजी कवर करवाई जाएगी। तो इससे पहले हम क्लास स्टार्ट करें, पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। और यह हमारे साइंस पेडागोजी की क्लास नंबर 1 रहेगी। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस होने वाली हैं। तो आपने देखा होगा आपकी जो साइंस है वो कितने अंक की आती है, 30 अंक की। ठीक है, तो इन 30 अंक में से आपके जो हैं 15 अंक आपके मेन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं और 15 जो अंक हैं वो आपके शिक्षण शास्त्र अर्थात पेडागोजी से पूछे जाते हैं। तो यह समझ पर डिपेंड होती है, तो आपको समझकर ही सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करवाई जाएंगी। तो आइए पहले हम सिलेबस देख लेते हैं आपके साइंस का। ठीक है, पेपर 2 के लिए ये आपकी क्लास होने वाली है। और बाकी जहाँ कहीं भी आपकी साइंस पेडागोजी किसी भी टेट एग्जाम्स में पूछी जाती है तो वो आपके लिए ये सारी की सारी क्लासें इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपके साइंस का सिलेबस एक बार हम देख लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले आपका भोजन दिया गया है। ठीक है, अब भोजन जो फूड होता है, अब बच्चों के कमेंट्स ये रहते हैं कि जो मतलब कौन सा जो टॉपिक है वो कितने अंक का पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो भोजन है वो 2 से 3 अंक का मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको भोजन में क्या कुछ पढ़ना है, तो आपको भोजन में जो है आपके भोजन के प्रकार मतलब भोजन किन किन विधियों से बनाए जाते हैं। इसके अलावा आपको जो आपकी NCERT में दिया गया है तो उसके अलावा आपको विभिन्न पोषक तत्व, ठीक है, पोषक तत्वों से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पोषक तत्व में जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, इसके बाद आपका प्रोटीन हो गया, प्रोटीन के बाद वसा हो गया, वसा के बाद आपके विटामिन्स हो गए, खनिज लवण हो गए, जल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, इनके स्रोत आपको पढ़ने हैं। किसके कारण कौन सा रोग होता, कमी से कौन से रोग होते हैं, अधिकता से कौन से रोग होते हैं। अब जो विटामिन्स होते हैं वो आपको सारे के सारे पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो आपका चैप्टर दिया गया है वो है सामग्री यानी मटेरियल्स। अब इससे भी 2 से 3 अंक यहाँ पर आपको पूरी की पूरी केमिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो मटेरियल्स होते हैं अर्थात पदार्थ आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, पदार्थ यानी मैटर। ठीक है, इसके बाद आपको मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको जो है उसके स्ट्रक्चर पढ़ना है, अणु परमाणु क्या होते, तत्व क्या होते, यौगिक क्या होते, मिश्रण क्या होते, पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव गैस अवस्था क्या कहलाती है। सारी चीज़ें यहाँ आपको केमिस्ट्री के अंदर देखने को मिल जाएंगी और इस टॉपिक से आपके करीबन 2 से 3 अंक के क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है सजीवों की दुनिया। सजीवों की दुनिया मतलब यहाँ पर आपको बायोलॉजी देखने को मिलेगी, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। यहाँ से 3 से 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सजीव कौन कौन से होते हैं आपके, तो एक तो आपके जंतु जगत आ जाएगा पूरा का पूरा और आपका पादप जगत आ जाएगा। अब ये बहुत बड़े चैप्टर होते हैं अपने आप में। ठीक है, क्योंकि पूरा जंतु जगत का वर्गीकरण आप पढ़ेंगे, जैसे आपने 5 जगत वर्गीकरण पढ़ा होगा तो वहाँ पर आप देखते हैं जंतु जगत। ठीक है, इसके अलावा पादप जगत, तो वहाँ ये कैटेगरी में बटे हुए हैं। ठीक है, जैसे पादप जगत में आप पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा क्या होते, ट्रैकियोफाइटा क्या होते, आवृतबीजी क्या होते, अनावृतबीजी क्या होते हैं, और विभिन्न जो आपके पुष्प होते हैं उनकी संरचना आपको पढ़नी है। इसके अलावा आपको पूरा मानव शरीर का तंत्र आपको कवर करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको सजीवों की दुनिया यानी बायोलॉजी में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका चलती चीज़ें, लोग और विचार। तो यहाँ पर आपको चलती चीज़ें यानी फिजिक्स का ये टॉपिक है, गति और मोशन। ठीक है, गति और मोशन से संबंधित जितनी भी चीज़ें आ जाएंगी वो सब की सब आपको यहाँ पर पढ़नी है। 2 से 3 अंक के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट है आपकी प्राकृतिक घटनाएं। ठीक है, प्राकृतिक घटनाएं यहाँ पर आपको पढ़नी है। इसके बाद प्राकृतिक घटनाओं में जैसे ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया। ठीक है, ये चीज़ें। इसके बाद प्राकृतिक संसाधन में आपको मृदा पढ़ना है। ठीक है, अन्य जो खनिज संसाधन होते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। तो ये भी ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से 2 से 3 अंक के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो बता दिया वही मतलब 2 से 3 अंक, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि किसी टॉपिक को अधिक कवर कर लेते हैं। आपने देखा होगा जब आपके ऑनलाइन एग्जाम्स चलते थे तो किसी किसी टॉपिक से 5-5, 6-6 क्वेश्चन बन जाते थे और कोई ऐसा टॉपिक भी बच जाता था जहाँ से क्वेश्चन ही नहीं पूछते थे। ठीक है, लेकिन हमें तो सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट है चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो ये भी आपको पढ़ना है, चीज़ें कैसे काम करती हैं, मतलब यहाँ पर आपको ये फिजिक्स का ही टॉपिक है। फिर है आपका विद्युत प्रवाह और सर्किट यहाँ पर पढ़ना है।
चुंबक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, यहाँ से 2 से 3 अंक के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये तो आपके साइंस के जो टॉपिक हैं वो दिए गए। इसके बाद शैक्षणिक मुद्दे, यहाँ पर जो है पेडागोजिकल इशू जो है ये 15 अंक के क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। कितने? 15 अंक के। तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे साइंस है तो साइंस शिक्षण शास्त्र यानी विज्ञान का शिक्षण शास्त्र पूछा जाएगा। गणित है तो गणित का शिक्षण शास्त्र। तो टोटल जो आपका सेकंड पेपर होता है उसमें 60 अंक के क्वेश्चन रहते हैं। तो उसमें 30 अंक आपका रहता है गणित और 30 रहता है साइंस। तो इसमें भी आपके जो 15-15 क्वेश्चन होते हैं वो आपके शिक्षण शास्त्र के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम दोनों ही सब्जेक्ट की पेडागोजी यहाँ पर आपको क्लियर करवाएंगे। पहले अभी हम साइंस की क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे साइंस पेडागोजी की फर्स्ट क्लास रहेगी और इसमें आपको क्या पढ़ना होता है, तो साइंस विषय क्यों रखा गया है। ठीक है, पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, किस स्तर पर इसके क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो साइंस होता है इसकी प्रकृति क्या होती है, इसको पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किया गया है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से करेंगे। सबसे पहले विज्ञान क्या है, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये सारी चीज़ें। फिर आगे चल के हम आपको सारे के सारे चीज़ों को कवर करवाने का प्रयास करेंगे। और ये हमारी क्लास फर्स्ट है तो यहाँ से आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। ठीक, तो देखिए आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर फर्स्ट साइंस पेडागोजी। तो सबसे पहले साइंस हम पढ़ रहे हैं अर्थात विज्ञान हम पढ़ रहे हैं। तो हमें सबसे पहले यही जानना है कि विज्ञान होता क्या है, ये शब्द आया कहाँ से है। ठीक, तो देखिए साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से हुई है। किससे हुई है? सिंटिया से हुई है। इसकी स्पेलिंग भी आपको याद रखनी है क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। और किस भाषा से हुई है ये तो आपको याद ही रखना है। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा किस शब्द से हुई है? सिंटिया। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? तो SCIENTIA। इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान या जानना अर्थात नॉलेज। मतलब विज्ञान का अर्थ ही है कि नई नई चीज़ों को जानना। अर्थात हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध और व्यवस्थित यानी सिस्टमेटिक जो नॉलेज होता है वही विज्ञान कहलाता है। तो कोई रटने की बात ही नहीं है, बस इतना याद रखना है कि जो साइंस शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के और सिंटिया शब्द से हुई है। सिंटिया का अर्थ ही होता है जानना। ठीक, नेक्स्ट है अंग्रेजी शब्द साइंस की उत्पत्ति आज से लगभग 800 साल पहले लैटिन शब्द साइंस। तो ये भी पूछ सकते हैं कि लगभग कितने साल पहले हुई, तो 800 मतलब आपको याद रखना चाहिए। जिसका अर्थ है ज्ञान। हिंदी भाषा में विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है विज्ञान। ज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है विज्ञान। ठीक, अब विज्ञान क्या है तो देखिए NCERT आपने पढ़ा होगा, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो इसके अनुसार जो विज्ञान के बारे में बताया गया कि विज्ञान क्या है, तो विज्ञान एक जीवंत नए से नए अनुभवों के अनुसार विस्तार पाता हुआ गतिमान ज्ञान है। मतलब विज्ञान ऐसी चीज़ है जो हमेशा से ही मतलब जब से इसकी उत्पत्ति हुई तभी से विस्तारित होता जा रहा, रुकने का नाम ही नहीं लेता। तो ये बात किस में कही गई है? आपकी NCERT 2005 में। लेकिन सवाल यह है कि ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, आखिर क्या है वैज्ञानिक प्रक्रिया। अन्य कोई जटिल चीज़ों की भांति वैज्ञानिक प्रक्रिया को भी हम सभी जगह पाते हैं। जैसे कई चीज़ें हमें सब जगह देखने को मिलती हैं, उसी तरह से विज्ञान का हर क्षेत्र में उपयोग होता, चाहे आपका गणित हो, चाहे आपका दैनिक जीवन हो, चाहे आपका भौतिकी हो, हिंदी ही क्यों ना कहें, सब जगह आपके विज्ञान का यूज होता है। इसकी बात तो सभी जगह होती, लेकिन इसे परिभाषित करना अपेक्षाकृत कठिन साबित हुआ है। क्यों कठिन साबित हुआ? क्योंकि हम एक ऐसा पॉइंट नहीं बता पाए हैं कि हाँ यही विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की कई विद्वानों ने कई परिभाषाएं अपने अपने तरीके से दी हुई हैं। अब देखिए विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया की सफलता के लिए लक्ष्य एवं उद्देश्य निर्धारित करना आवश्यक है। जिस तरीके से हम अपनी पढ़ने की सुविधा के अनुसार हर चीज़ को कैटेगराइज कर देते हैं, उसी तरीके से जो विज्ञान है, विज्ञान को पढ़ना है, शिक्षण में इसको शामिल करना है, तो इसके पहले से ही लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। विषय शिक्षक द्वारा अपने शिक्षण में दिखाई देने वाली आशातीत अंतिम परिणाम ही लक्ष्य है। जैसे हम यहाँ हमारा लक्ष्य क्या है, जैसे पेपर 2 है उसको क्वालिफाई करना अच्छे स्कोर के साथ में, तो उसी तरीके से जो जिस विषय का शिक्षक होता है वो अपने शिक्षण कार्य जब वो करवाता है तो उसका उद्देश्य यह होता है कि जितने भी बच्चे उसकी क्लास में हैं सबको चीज़ें समझ में आए, और उसका जो परिणाम है वो कब दिखता है, जब उसका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो अंतिम लक्ष्य जो दिखता है वही तो उसकी सफलता का प्रतीक माना जाता कि हाँ इसने बच्चों के लिए अच्छे तरीके से चीज़ों को बताया हुआ है। ठीक,
उदाहरण है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, जिम्मेदार नागरिक बनना। अब देखिए विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य क्या है। तो विज्ञान शिक्षण में एक सामान्य अधिगमकर्ता मतलब अधिगम करने वाला, अधिगमकर्ता में परिलक्षित व्यवहार संबंधी परिवर्तन ही लक्ष्य हैं। इसके सामान्य और दीर्घकालिक होने के कारण विद्यालय स्तर के अनुसार उल्लेख करना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उपर्युक्त तर्क संगत प्रतीत होता है। तो विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य यहाँ पर अब हमें हर मतलब स्तर पर विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य देखने हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के क्या लक्ष्य हैं। तो देखिए सन 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई उसके पश्चात माध्यमिक स्तर तक सभी विषयों की सामान्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया। अब देखिए विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य क्या हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो विज्ञान अध्ययन हेतु रुचि बढ़ाना, मतलब इस तरीके से विज्ञान को प्रस्तुत करना है अपनी विद्यालय में कि जो बच्चे हैं उसके प्रति रुचि लें। अब इसके लिए आपको चाहे तो एग्जाम्पल देना पड़े या फिर कोई शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना पड़े, लेकिन आपको इस तरीके से प्रस्तुत करना है उच्च प्राथमिक स्तर पर चीज़ों को कि बच्चे उसमें रुचि लें। नेक्स्ट है विज्ञान की स्वतंत्र अध्ययन हेतु समर्थ बनाना, मतलब बच्चों को इस तरीके से आपको मतलब प्रॉपर कर देना है, तैयार कर देना है कि बच्चे स्वयं से अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र हो जाएं कि हाँ हम इस चीज़ को कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाना, करके सीखना। ठीक है। नेक्स्ट है प्रयोग के लिए सक्षम बनाना, मतलब बच्चों को ऐसा बनाना है बच्चे डरे ना प्रयोग करने से बल्कि खुद तत्पर होकर उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेवें। नेक्स्ट है वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग में समर्थ बनाना, मतलब जो वैज्ञानिक उपकरण होते हैं बच्चों को ऐसे योग्य बनाना है कि बच्चे उसमें प्रयोग भी करें, दूसरे बच्चों को भी समझाएं, गतिविधि आधारित शिक्षण यहाँ देना है। ठीक। नेक्स्ट है विज्ञान के आंकिक प्रश्नों को हल करने में, मतलब जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होते हैं उनको हल करने में भी बच्चों को, मतलब यहाँ सीधी सी बात है बच्चों को सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना है। ठीक है, मतलब हर तरीके से तर्कपूर्ण से सोच हेतु, मतलब बच्चों के सामने ऐसे क्वेश्चन आपको क्रिएट कर देने हैं कि बच्चे उस पर सोच सकें। पहले उनको समझाना है, ऐसा नहीं कि उनको कुछ पता ही नहीं और आपने ऐसा क्वेश्चन रख दिया कि बच्चे डर के मारे बोल ही ना पाएँ। तो आपको पहले तो बच्चों को हर चीज़ अच्छे तरीके से जिस तरीके से वो समझ सकते हैं बच्चों के अकॉर्डिंग, क्योंकि आज की जो शिक्षा है वो कैसी है, बाल केंद्रित है। तो बच्चों को इस स्तर पर आपको समझाना है कि बच्चे स्वयं से सोच सकें, तर्क लगा सकें। ठीक है। फिर ज्ञान अर्जित करने हेतु रुचि और कौशल विकसित करना, मतलब बच्चों में रुचि और कौशल विकसित करना है। ठीक है। तो ये थे विज्ञान शिक्षण के आपके उच्च प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य। अब विज्ञान के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं। तो देखिए विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य को वर्तमान रूप प्रदान करने हेतु शोध और सैद्धांतिक चरणों की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी एजुकेशन ईयर बुक अमेरिका 1994 में निम्न उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। पहला है तथ्यों की क्रियात्मक सूचना प्रदान करना, क्रियात्मक संकल्पनाएं बनाने में सक्षम बनाना, विज्ञान में बच्चों की रुचि उत्पन्न करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब करके सीखने पर आधारित रहना, यांत्रिक कौशलों का विकास करना, विज्ञान संरचना की प्रशंसा और उनके प्रयोग को समझाना, सिद्धांतों का क्रियात्मक अवबोध सुनिश्चित करना और समस्या समाधान संबंधी कौशलों का विकास करना। तो ये मुख्य उद्देश्य माने जाती है, मतलब ये कोई स्तर नहीं है, मतलब यहाँ स्तर नहीं बताया, ये विज्ञान शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं। तो यहाँ से जब पेडागोजिकल क्वेश्चन पूछते हैं तो यही क्वेश्चन पूछेंगे, बताइए कौन सा एक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब ये 4 ऑप्शन देंगे, मतलब 3 तो देंगे यहाँ से और एक अलग से ऑप्शन देंगे जो आपको चयन करना पड़ेगा। देखिए अब इस दिशा में उल्लेखनीय व्यवहारिक प्रयत्न किसने किए। तो बेंजामिन ब्लूम और उनके सहयोगियों ने। ब्लूम ने शैक्षणिक उद्देश्य संबंधी वर्गीकरण को शिक्षण क्रियाओं हेतु व्यवहारिक महसूस किया है। इस वर्गीकरण की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। तो इन्होंने जो बेंजामिन ब्लूम ने वर्गीकरण किया उसकी महत्वपूर्ण बातें थीं कि अनुदेशन पश्चात मूल्यांकन का प्रतिपुष्टि आवश्यक है। मतलब यहाँ अब आपको समझना होगा अनुदेशन होता क्या है। तो यहाँ कहा गया है, अभी देखेंगे हम कि जब अनुदेशन होता है तो उसके पश्चात प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक। ठीक है। नेक्स्ट है अधिगमकर्ता उद्देश्यों की प्राप्ति की प्रक्रिया से गुजरकर विषय वस्तु में निपुणता प्राप्त कर लेती, मतलब जो अधिगम करने वाले हैं मान सकते हैं अभ्यर्थी, तो जब वो इन क्रियाओं से गुजर जाते हैं तो वो जिस विषय वस्तु की क्रिया कर रहे हैं उसमें क्या कर लेते हैं, निपुणता हासिल कर लेते हैं। फिर अधिगमकर्ता अनुदेशन के पूर्व उद्देश्यों पर अपनी समझ स्पष्ट बना लेते हैं।
तो यहाँ पूर्व जो होती है समझ, उस पर ही आपको पूरा शिक्षण करवाना है, क्योंकि बच्चे जब परिवेश से आते हैं तो वो परिवेश की चीज़ों को समझते हैं और उसी से जोड़कर आपको ऐसा कोई भी कीवर्ड यूज नहीं करना है जो बच्चों के लिए मतलब बच्चों के विरोध में हो। आपको बच्चों के हित में ही सारी चीज़ें देखकर कार्य करना होता है। नेक्स्ट है शिक्षण अनुदेशन में जरूरी अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करना। अब देखिए थोड़ा सा शिक्षण और अनुदेशन क्या होता है। तो शिक्षण क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाए। मान के चलिए कोई बालक अपने परिवेश से आया है, ठीक है, और वो कुछ चीज़ें नहीं जानता है, तो उसको हम मतलब ऐसी चीज़ें बताएंगे जो वो समझने लगा, ठीक है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, ठीक। मान के चलिए वो किसी परिवेश से आया है जहाँ माहौल अच्छा ठीक ठाक नहीं था, वातावरण ठीक ठाक नहीं था, तो उसकी जो बोली थी वो मतलब खड़ूस टाइप की थी। लेकिन जैसे ही वो विद्यालय में आता है और जो बच्चे होते हैं और जो शिक्षक होते हैं मिलजुल कर जब उस बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करती हैं, मतलब उसको अच्छी बोली भाषा सिखाते हैं, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, और वह फिर उसी तरह का व्यवहार करने लग जाता है। तो यही तो शिक्षण है। तो देखिए शिक्षण और अनुदेशन में क्या अंतर होता है। तो यह अंतःक्रिया युक्त होती है, ठीक है, मतलब यहाँ पर बालक स्वयं से अंतःक्रिया करता है और यह यहाँ पर अंतःक्रिया आवश्यक नहीं होती। यहाँ पर जो है शिक्षक होना आवश्यक होता है। जब शिक्षक सिखाएगा तभी तो बच्चे सीखेंगे, लेकिन यहाँ शिक्षक का होना आवश्यक नहीं है। यहाँ शिक्षक के स्थान पर मशीन भी हो सकती है, शिक्षक भी हो सकता है, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं कि शिक्षक ही हो। नेक्स्ट है अनुदेशन शिक्षण का ही भाग है। मतलब यहाँ स्पष्ट हो गया कि अनुदेशन छोटा होता है। जैसे यहाँ कोई मशीन है तो मशीन किसने बनाई? मनुष्य ने, और मनुष्य ही तो यहाँ है शिक्षक, ठीक है। इस तरीके से जोड़िए आप। तो पूछ लेगा अनुदेशन शिक्षण का भाग है या शिक्षण अनुदेशन का। तो अनुदेशन शिक्षण का भाग है, अनुदेशन में शिक्षण नहीं होता। ऐसा नहीं कह सकते उल्टा कि शिक्षण अनुदेशन का भाग, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए शिक्षण ज्ञानात्मक और क्रियात्मक पक्ष का विकास करता। आपने जो है ब्लूम के 3 स्तर पढ़े होंगे, ठीक है, ज्ञानात्मक स्तर, एक होता है भावात्मक स्तर और क्रियात्मक स्तर। तो यहाँ पर शिक्षण जो होता है वो ज्ञानात्मक और क्रियात्मक होता है और यहाँ केवल ज्ञानात्मक पक्ष का प्रयोग होता है, ठीक है। अब इनके जो स्तर हैं बेंजामिन ब्लूम के, वो हमें यहाँ पर देखने हैं। तो बेंजामिन ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा के उद्देश्य की मूल धारणा अधिगमकर्ता के व्यवहार में अनुकूल परिवर्तन करना है। शैक्षिक उद्देश्य के निर्धारण में 3 बिंदु महत्वपूर्ण होते। पहला, अधिगमकर्ता की आवश्यकता, मतलब हमें ये भी जानना है कि बच्चे को सीखना क्या। अधिगमकर्ता कौन है? जो अधिगम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें उसकी आवश्यकता देखनी है, क्षमता, नीड क्या है, उसमें कितनी कैपेसिटी है, वो क्या सीख सकता है। नेक्स्ट है समाज की उससे क्या अपेक्षाएं हैं, और विषय वस्तु की प्रकृति भी यहाँ पर महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो विषय वस्तु है वो बच्चे के यदि अकॉर्डिंग नहीं हुई तो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा। तो पहले से ही ऐसी विषय वस्तु तैयार की जाती है हर सब्जेक्ट की जो बच्चे की इच्छाओं रुचियों के अनुसार हो, बच्चे उसको ग्रहण कर सकें, ठीक। अब देखिए बेंजामिन ब्लूम और उनके सहयोगियों ने 1956 में शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया और उनके अनुसार अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन और विकास किस प्रकार से? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र में होगा, भावनात्मक क्षेत्र में होगा और क्रियात्मक क्षेत्रों में। मतलब जो अधिगम करने वाला है, मतलब बच्चे को आपको यहाँ अपने दिमाग में रखना है, तो उसके व्यवहार में हम कैसे परिवर्तन ला सकते हैं और विकास कैसे हो सकता, किन किन क्षेत्रों में होगा। तो वो 3 क्षेत्र इन्होंने बताए थे, एक तो संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, भावनात्मक और क्रियात्मक, ठीक है। अब मानसिक योग्यताओं के विकास के क्रम का ध्यान रखते हुए सभी क्षेत्रों के अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्यों को तार्किक और मनोवैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत इन्होंने किया था। अब देखिए शिक्षण उद्देश्य के इन्होंने जो 3 भाग बताए थे या 3 वर्ग जो बताए शिक्षण के, वो कौन कौन से हैं? तो ये आपको याद रखना, पूछ लेता है डायरेक्ट। बेंजामिन ब्लूम के अनुसार शिक्षण का कौन सा एक प्रकार नहीं है? तो 3 प्रकार बताए, कॉग्निटिव आपका जो शिक्षण होता है, दूसरा भावात्मक और तीसरा मनोगत्यात्मक, इसी को हम क्रियात्मक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो प्रतिपादन है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जो इन्होंने जो वर्गीकरण दिया था उसमें कौन कौन से पक्ष आपके जो है ब्लूम ने बताया और कौन सा पक्ष आपका जो है इनके सहयोगियों ने बताया, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका प्रतिपादन बेंजामिन BS ब्लूम ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक भी आपको याद रखनी है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, इसमें किया था। इन्होंने जो है ज्ञानात्मक उद्देश्य बताया और
ज्ञानात्मक उद्देश्य के इन्होंने 6 पक्ष बताए थे, जिनका आपको क्रम याद रखना है। ये डायरेक्ट पूछता है तो ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। कभी कभी क्रम पूछ लेता है कि बताइए किस क्रम में इन्होंने बताया। तो पहला है ज्ञान यानी नॉलेज, फिर बोध यानी समझ जिसे कहते हैं, कॉम्प्रीहेंशन, प्रयोग एप्लीकेशन, विश्लेषण एनालिसिस, संश्लेषण सिंथेसिस और मूल्यांकन एवोल्यूशन। तो अंतिम जो भाग था इनका वो था मूल्यांकन। नेक्स्ट है आपका भावात्मक उद्देश्य। तो भावात्मक उद्देश्य जो है इसमें पक्ष, रुचियों, आवृत्तियों, मूल्य, संवेगों से संबंधित उद्देश्यों की व्याख्या करता है। यह इसके क्षेत्र कितने हैं? तो इसके क्षेत्र हैं 5। पहला है ग्रहण करना। बच्चा किसी भी चीज़ को पहले ग्रहण करता है, रिसीव करता है। बच्चा क्या, हम भी यदि किसी चीज़ को देखेंगे तो पहले उसको ग्रहण ही करेंगे। मतलब ग्रहण करने का मतलब खाना नहीं है, मतलब अपने दिमाग में लेना, ठीक है, रिसीविंग। फिर हम उस पर रिस्पॉन्स देंगे यानी अनुक्रिया करेंगे कि जैसे कोई समस्या आई तो पहले हम समस्या को देखते हैं, समझते हैं, इसके बाद उसको सॉल्व करने के लिए अनुक्रिया करते हैं। फिर अनुमूल्यन और आकलन करते हैं। आकलन का मतलब है कि कई आपके पास में उस समस्या को सॉल्व करने के उपाय आएंगे, लेकिन उन कई उपायों में से आप किसी एक उपाय का चयन करेंगे, आंकलित करेंगे, ठीक है। फिर व्यवस्था और संगठन, मतलब फिर आप उसको निपटने की व्यवस्था बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। फिर मूल्य समूह का विशेषीकरण, ठीक है। फिर क्रियात्मक उद्देश्य है, तो यह जो उद्देश्य है इसका संबंध छात्रों की शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण और कौशलों के विकास से होता है। जे सिम्पसन ने क्रियात्मक उद्देश्यों को ब्लूम की तरह 5 स्तरों में बांटा है। किसने बांटा इसको? जे सिम्पसन ने। तो कौन कौन सी हैं? प्रत्यक्षीकरण, फिर है व्यवस्था, निर्देशन अनुक्रिया, कार्यप्रणाली और जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही। अगले सेशन में हम विज्ञान की प्रकृति देखेंगे, क्या होती है विज्ञान की प्रकृति, और विज्ञान के जो प्राप्य उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं, माध्यमिक स्तर पर क्या उद्देश्य होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करिए कि आपको क्लास कैसी लगी, क्या आप इन क्लासों को कंटिन्यू रखना चाहते हैं या नहीं, आप ये ज़रूर बताएं, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।